हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ नीरज सर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो भी एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट 40 से 50% तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आती है। मैं इससे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी नहीं आता है, ये मानकर इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। आपसे मैं ये आशा करता हूँ कि एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में देखें और ये मेरी आपसे गारंटी है, इन वीडियोज़ को देखने के बाद न केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी से आएगी बल्कि आप अपने दोस्तों को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मस्त अपर लेवल की समझा पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपसे आशा करता हूँ कि इन वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखें और जो भी हम प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन करें, आप फिर से इनको रिवाइज करें। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है आप जानते हैं फ्रेंड। जब कार्बन व कार्बन के यौगिक का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर दोस्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और कार्बन के यौगिक का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दोस्त, हम जानते हैं कार्बन फ्रेंड, हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है उसका प्रतीक सी होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। क्लियर? और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 6 होता है। क्लियर? जो कार्बन होता है फ्रेंड उसका परमाणु क्रमांक भी 6 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या
और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भी 6 होता है। क्लियर। अब जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। फ्रेंड, प्रोटॉनों की संख्या 6 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6, इन दोनों को जोड़ देंगे 12, यानी कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 12 होता है। दोस्त, कार्बन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसका प्रतीक C। क्लियर। और इस नीचे वाले सिरे पर हम लोग लिखते हैं परमाणु क्रमांक 6 और ऊपर वाले हिस्से पर लिखते हैं परमाणु भार। क्लियर। तो ये जो 6 है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ये जो हिस्सा वाला है फ्रेंड, इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्लियर। ये है कार्बन का प्रतीक। इस तरह से हम लोग कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड, कार्बन का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर। तो जो कार्बन का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फ्रेंड, हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग के पास कितनी है? 6। तो उसके आधार पर करेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। क्लियर। ये तो होता है फ्रेंड कोषों के द्वारा, K, L और M और N, 4 कोष होता है। ये कोषों के आधार पर हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2 और 4। जबकि यदि उपकोषों के द्वारा किया जाए अर्थात S, P, D, F पर, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। क्लियर। और ये जो है फ्रेंड वाहितम कोष है, इसको हम लोग बोलते हैं वाहितम कोष। क्लियर। और वाहितम कोष का मतलब यह कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उस तत्व का सबसे बाहरी जो कोष होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन के वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। 2 S पर इलेक्ट्रॉन है, 2 P पर। आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है उपकोषों के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उसका सूत्र ये है 1s 2s 2p 3s 3p 3d। क्लियर। जब इसको विस्तार करते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इस तरह से। क्लियर। इसके ही आधार पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है जो उपकोषों के आधार पर है S, P, D, F। क्लियर। फ्रेंड, कार्बन के जो वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 4। क्लियर। फ्रेंड, जो 5 नंबर कार्बन है वह कार्बन अधातु होता है। कार्बन अधातु है, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर।
तो हमने यह देखा जो कार्बन है उसको C से प्रदर्शित करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होता है। क्लियर। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात दोनों को ऐड कर देंगे तो 12। तब जो कार्बन को वास्तव में प्रदर्शित किया जाता है उसको C612 लिखा जाता है। ठीक, अर्थात C612 जो नीचे है अंक इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक और जो ऊपर लिखा गया है इसको बोलते हैं परमाणु भार। क्लियर। और जो कार्बन है वह एक अधातु तत्व है। क्लियर। अब जब कार्बन का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर करते हैं। अब जानते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी है 6। तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो कार्बन को 2 और 4 के रूप में लिख सकते हैं। तब यदि उपकोषों के आधार पर करें तो उपकोषों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। क्लियर। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाह्यतम कोष है और उस वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी होती है 4। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जो कार्बन है वह कार्बन अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए विकल्प उसके पास 2 है। 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को दान भी कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रेंड कार्बन का अष्टक पूर्ण करने के लिए विकल्प क्लियर। फ्रेंड कार्बन का अष्टक पूर्ण करने के लिए विकल्प। फ्रेंड जो कार्बन होता है कार्बन के पास 2 विकल्प है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। देखिए कैसे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 4 होता है। क्लियर। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। 2 4 पहले से था और 4 आया तो 8। क्लियर। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर टोटल कितने हैं 6 और जो प्रोटॉन है वह कितना है 6। क्लियर। जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह अब 10 हो गए। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई जितनी थी पहले उतना ही 6। फ्रेंड जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 और 4। कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आई 4। तो यह जो कार्बन है अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है। तो यह कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण किया तो उसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए वो 10 हो गए। जबकि प्रोटॉनों की संख्या उस कितनी रह गई 6। तो यह इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से कितना अधिक है 4। तो कार्बन के ऊपर -4 हो जाएगा क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्लियर। अब दूसरा विकल्प यह है कि यह जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी कर सकता है। 4
इलेक्ट्रॉनों का त्याग। जब ये कार्बन अपना 4 ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल और इसके वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या 6 रह जाएगी। इस समय जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से कितना अधिक है? 4, तो 4 अधिक है तो ये प्लस है, तो प्लस है अर्थात इसका मतलब यह कि कार्बन ने अपना 4 इलेक्ट्रॉन दान किया और 4 इलेक्ट्रॉन दान करके अपने आप पर प्लस धन आयन बनाया, वो भी 4। क्लियर? तो इसके पास 2 विकल्प था। पहला विकल्प यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक को पूर्ण करना और 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपने अष्टक को पूर्ण करना। जैसा कि आप जानते हैं पहले कोश में यदि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोश पूर्ण मान लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि के में 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है तो वह कोश पूर्ण हो जाते हैं। क्लियर? और जो एल कोश है और एम कोश है इनमें यदि 8 भी इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह कोश पूर्ण मानी जाती है। तो इस समय इसके लिए जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तभी कोश पूर्ण हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तभी कोश पूर्ण हो गया। जबकि यह कार्बन इन दोनों में से कोई भी नहीं अपनाता है, न तो कार्बन न तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और न इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अब इसके बीच का रहस्य क्या है आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। फ्रेंड आइए मैं ये बताता हूँ कि यह जो कार्बन होता है ये C4- क्यों नहीं बनाता अर्थात ग्रहण क्यों नहीं करता है, और जो कार्बन है वह C+4 क्यों नहीं बनाता है। तो आइए फ्रेंड्स छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इसको ऐसे आपको बताऊंगा कि आप समझ पाएंगे कि न कि वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और न 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए कार्बन C4- नहीं बनाता है क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना संभव नहीं है। मानिए फ्रेंड ये हम लोग का है कार्बन का नाभिक। क्लियर? और कार्बन के वाहितम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के जो नाभिक होता है उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। क्लियर? अब इसके वाहितम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। क्लियर? और इसके पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। दोस्त 6 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन जो प्लस हैं यह नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उन पर अपना बल लगाते हैं, तब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पर अपना बल एक समान रूप से लगाए हैं अर्थात आकर्षण बलों द्वारा उसको पकड़े हैं। क्लियर? अब 6 इलेक्ट्रॉन के बजाय यदि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है 1 2 3 4, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई टोटल 10। तो फ्रेंड ये समझिए जब 6 प्रोटॉन था तो 6 इलेक्ट्रॉन भी थे, तो उन 6 इलेक्ट्रॉनों को संभालना उन लोगों को आसान था। हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉनों के साथ था। क्लियर? अर्थात एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉनों को संभाला था। अब क्या हुआ 6 प्रोटॉन हो गए, अब 6 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो कार्बन है यह कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि
जो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक है यह इन इलेक्ट्रॉनों को अर्थात 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए यह कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है, अर्थात कार्बन C4 माइनस नहीं बना सकता है। क्लियर। अब दूसरा जो पद है फ्रेंड, कार्बन C+4 नहीं बनाता क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण का विरोध करते हुए 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो दे पाना संभव नहीं है। आइए फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, ये है नाभिक जिसमें 6 प्रोटॉन हैं और इस नाभिक के चारों ओर कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब वाहितम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और इससे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड कि 6 जो प्रोटॉन हैं इन 6 इलेक्ट्रॉनों को अपने बलों द्वारा, आकर्षण बलों द्वारा पकड़े हैं। क्लियर। अब उससे 4 इलेक्ट्रॉन दान करना है, यानी उससे बाहर निकालना है। अब जरा समझिए, यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके पकड़े हैं। यदि हम केवल 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो उनको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन पकड़ा है। क्लियर। तो हमने ऊर्जा उसको यहाँ से लेकर यहाँ दी। क्लियर। अब बच गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन मिलकर जबरदस्त आकर्षण बलों द्वारा पकड़े हैं। अब जब उनको हम बाहर निकालेंगे, एक और हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालते हैं, पहले की अपेक्षा में हम ऊर्जा अधिक देते हैं। क्लियर। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ निकाल दिया और 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ निकाला। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो और उसमें बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल अब बच गए 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या थी 6, जिसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देकर बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन बच गए उसमें टोटल 4। अब जो प्रोटॉन है वो है 6। अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को और ज़बरदस्त से मजबूती के साथ पकड़े हैं। अब उनको ऊर्जा यदि देंगे तो पहले की अपेक्षा में यदि एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो पहले की अपेक्षा में हमको इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा देनी होगी और अधिक ऊर्जा देनी होगी। क्लियर। जो कि हम इस कोष से, यानी इस इलेक्ट्रॉनों जो 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक है, इससे हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें उसको निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो हम दे नहीं सकते हैं। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको इतना ऊर्जा दिया गया, दूसरे में इतना ऊर्जा, तीसरे में और अधिक ऊर्जा लग गई, एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा लग जाएगी। इसलिए हम कार्बन के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको निकालने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो कार्बन है न तो C-4 नहीं बनाता और C+4 नहीं बनाता। क्लियर। अब ये क्या करता है? यह जो कार्बन है वह शेयर करता है, साझेदारी। क्लियर। तो आइए हम अब आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि यह कार्बन किस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयरिंग करता है। इससे पहले फ्रेंड जो कार्बन है, कार्बन का अपरूप, फ्रेंड कार्बन के अपरूप 3 है।
पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है C16 फ्लोरीन। क्लियर। तो हमने यह देखा कि जो कार्बन है उसका जो अपरूप होते हैं वो 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और C16 फ्लोरीन। क्लियर। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो कार्बन है वह किस प्रकार से अपना शेयरिंग करता है, अर्थात शेयर। शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं ये आपको बताऊंगा कि यह जो कार्बन होता है किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास CH4 है, मेथेन गैस, और कार्बन है जिसके पास परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और जो हाइड्रोजन है इसके परमाणु क्रमांक 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, इसके भी अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो ये हम लोग क्या हुआ? कार्बन, और ये हुआ हाइड्रोजन। क्लियर। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कार्बन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और हाइड्रोजन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, और जो कार्बन है इनके इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु से दिखाएं। क्लियर फ्रेंड्स। जैसे ही यह कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाना चाहता है, तुरंत यह हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटकर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, और जो कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटकर यहाँ पर चला आता है। क्लियर। सेम प्रोसेस, कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ चले जाते हैं, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाते हैं। क्लियर। अब क्या करता है कार्बन? इन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ ले लेता है। क्लियर। अब थोड़ा गिनिए फ्रेंड कि कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के कोश हो गए कंप्लीट। क्लियर। अब हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ये भी लिया, तो इसके भी कोश कितने हो गए? 1 2। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एक तो पहले था ही, एक कार्बन ने दिया, ये भी कोश क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब वैसे ही इस हाइड्रोजन को भी मिल जाएगा 1 2, इस हाइड्रोजन का भी कोश कंप्लीट, वैसे ही इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट, वैसे ही इस हाइड्रोजन का भी कोश हुआ कंप्लीट। क्लियर। हमने यह देखा फ्रेंड कि जब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी देता है। तो मोटी मोटी आपको बात यह याद रखनी है फ्रेंड कि कार्बन के वाहितम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और वह इलेक्ट्रॉनों का केवल साझेदारी करता है, न तो वह इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है और न इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। क्लियर। तब हम यह कहेंगे कि कार्बन केवल इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, साझेदारी तो किया, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन,
क्लियर। अब ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम मिलाते हैं तो एक बंध बनता है। इस बंध को हम बोलते हैं फ्रेंड्स सहसंयोजी बंध। क्लियर। सहसंयोजी बंध का मतलब यह कि दो परमाणुओं के बीच आधा आधा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। दो परमाणुओं के बीच आधा आधा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, तो साझेदारी होने से जो बंध बनता है उस बंध को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। फिर वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इनके द्वारा ये भी बंध बनाया गया। तब आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, एक बंध बनाने में दो इलेक्ट्रॉन का प्रयोग हो रहा है, तो हम यह कह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से एकल बंध का निर्माण होता है। क्लियर। यदि चार इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। यदि 6 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो हमने यहाँ पर केवल यह देखना है फ्रेंड्स कि जो कार्बन है वह कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। और हाइड्रोजन भी है जो एक एक करके 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर रहा है और साझेदारी करके अपना निर्माण करता है CH4 का, अर्थात मीथेन गैस का। क्लियर। फ्रेंड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है साझित इलेक्ट्रॉन। साझित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर। और ये जो बंध बना है इस बंध को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्लियर। तो आप मोटी मोटी बात ये याद रखिएगा फ्रेंड कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है तो उसमें साझित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साझेदारी करते हैं, और जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। आइए फ्रेंड्स इसके पदों को पढ़ते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्लियर। एक बात याद रखिएगा हमेशा दोस्त कि जो कार्बन होता है वह केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एकल बंध बनता है, तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो वहाँ पर एकल बंध का निर्माण होगा। कार्बन अपना अष्टक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूरा करता है। जो कार्बन होता है फ्रेंड्स, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक को कंप्लीट करता है। जैसे इसके वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया तो उसके पास टोटल अब हो गए 8, तो इसके वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है इससे बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है इससे जो बंध बन रहा है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा कि कार्बन अधिकतम 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉनों का केवल साझेदारी कर सकता है। कभी भी यानी कार्बन कभी भी 5 बंध नहीं बनाएगा, न तो कभी कार्बन 5 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेगा और ना ही कभी वह 5 बंध का निर्माण करता है। क्लियर। फ्रेंड, मैंने यहाँ पर यह आपको बताया कि जो कार्बन है वह केवल एकल बंध का निर्माण करता है। कब? इस हाइड्रोजन के साथ यदि संयोग करता है तब। यदि हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी देखना है कि किस प्रकार निर्माण होता है तो मैं इस टॉपिक से थोड़ा हटकर आइए आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है। क्लियर। यह ऑक्सीजन
फ्रेंड, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जानते हैं कि 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। वायतम कोष में कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब क्या करता है, यह ऑक्सीजन अपना यह इलेक्ट्रॉन को निकालकर इसके साथ बंध बनाने के लिए तैयार होता है, और यह जो ऑक्सीजन है ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालकर बंध बनाने के लिए तैयार होता है। क्लियर। एक बंध तैयार हुआ। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए, इसके भी गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। इस ऑक्सीजन का भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए यह ऑक्सीजन एक और अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है, और ये भी ऑक्सीजन एक और अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है और उसके साथ बंध का निर्माण करता है। अब फ्रेंड्स, इसके पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। और इस ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ पर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इन परमाणुओं के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से 2 बंध का निर्माण हो रहा है। तो हम यह कहेंगे कि जब भी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है वहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर। अब देखते हैं फ्रेंड्स ट्रिपल बॉन्ड। मानिए आपके पास नाइट्रोजन गैस है। क्लियर। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। क्लियर। एक नाइट्रोजन यहाँ हो गया और एक नाइट्रोजन यहाँ हो गया। इस नाइट्रोजन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वहाँ पर बंध बनाता है। क्लियर। ये भी इलेक्ट्रॉन हटेगा, ये भी बंध बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन हटेगा, ये भी बंध बनाएगा। तो हमने यह देखा फ्रेंड्स कि इन दोनों नाइट्रोजनों के बीच 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। 3 ये इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है तो 3 ये, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से निर्माण होता है ट्रिपल बॉन्ड का। क्लियर। तो फ्रेंड्स, हमने यह देख लिया कि जो डबल बॉन्ड निर्माण होता है वह 4 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वह 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है, जो एकल बॉन्ड बनता है वह केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है। दोस्त, अब मैं आपको यह सिखाता हूँ कि हाइड्रोजन किस तरह से बैलेंस करता है कार्बन को। क्लियर। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास कार्बन के यौगिक का 4 यौगिक हैं। फ्रेंड, यहाँ पर एक कार्बन लिखिए, 1 2। क्लियर। अब फ्रेंड्स, आपको यह केवल ध्यान में रखना है कि कार्बन के टोटल 4 बंध होना चाहिए। फ्रेंड, इस कार्बन को 4 बंध चाहिए, और यह कार्बन इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ 1 बंध बनाया, और इसको 3 बंध चाहिए। तो इस कार्बन को 3 बंध देने के लिए हाइड्रोजन आता है। क्लियर। 3 बंध हाइड्रोजन देकर इस कार्बन के टोटल 4 बंध बनाता है। इस तरह से इस कार्बन का 4 बंध कंप्लीट। इस कार्बन में देखिए, 1 बंध यहाँ से आ रहा है और 1 बंध यहाँ से, 2 बंध हो गए, और इसको 2 बंध चाहिए। तो 2 बंध पूरा करने के लिए आता है हाइड्रोजन 2 बार।
तो 2 हाइड्रोजन आकर इस कार्बन का 4 बंध बना देता है। इस तरह से इस कार्बन का भी कोष कंप्लीट। फिर इस कार्बन में एक बंध यहाँ है, 3 और हाइड्रोजन आ जाएगा, 4 बंध। क्लियर। फिर इस कार्बन में 2 बंध यहाँ है और 2 बंध की आवश्यकता है, तो 2 बंध यहाँ से हाइड्रोजन देगा जो निर्माण करेगा 4 बंध का। फिर इस कार्बन में 2 बंध यहाँ से, 1 बंध यहाँ से, 3 बंध हो गए और 1 बंध चाहिए जो आता है हाइड्रोजन। क्लियर। और इस कार्बन में 1 बंध यहाँ है और 3 बंध चाहिए जो उसको पूरा करने के लिए आता है हाइड्रोजन H3। क्लियर। फिर इस यौगिक में कार्बन का जो पहला परमाणु है इसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन 3 बनाएगा, क्योंकि 1 बंध पहले से, 3 हाइड्रोजन, 4 बंध हो गए। और इस कार्बन में इस समय 3 बंध यहाँ से, 1 बंध यहाँ से, टोटल 4 बंध। अब इसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आपस में ही मिलकर 4 बंध का निर्माण कर लिए हैं। फिर यहाँ भी वही है, 3 बंध यहाँ से, 1 बंध यहाँ से, टोटल 4 बंध हो गए। इस कार्बन का भी कोष हुआ कंप्लीट। और इस कार्बन में 1 बंध यहाँ से और इसको 3 बंध चाहिए जो आता है हाइड्रोजन H3, जो 3 बंध देता है और इसके कोष को कंप्लीट करता है। फिर इस यौगिक में दोस्त इस हाइड्रोजन को 1 बंध मिल रहा है, अब 3 हाइड्रोजन आएगा जो इसके कोष को कंप्लीट कर देगा। इस कार्बन में 2 बंध यहाँ से, 1 बंध यहाँ से, टोटल हुए 3 बंध और 1 बंध को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएगा जो उसके 4 बंध बना देगा। क्लियर। इस कार्बन में 2 बंध यहाँ से, 1 बंध यहाँ से, टोटल 3 बंध और 1 हाइड्रोजन आएगा जो निर्माण करेगा 4 बंध का। फिर ये जो कार्बन है इस कार्बन में 1 बंध यहाँ से मिल रहा है और इसको चाहिए 3 बंध जो H3 आएगा, जो कार्बन के 4 बंधों को कंप्लीट कर देगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स हमने यह सीखा कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के किस तरह से बंधों को बैलेंस करता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।